विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी लग जाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल बोलो जुबान कैसी? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में आज जो बड़ी खबरें आपके सामने रखने वाले हैं, सबसे पहले वो जानकारी आपको देते हैं। प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे भारत के बड़े कदम की। भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब सॉफ्ट डिप्लोमेसी के जरिए पाकिस्तान को वैश्विक मंचों पर बेनकाब कर रहा है। 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों को 33 देशों में भेज दिया गया है और भारत की कोशिश है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान का वो घृणित चेहरा देखे जिसे वो अपने भिखमंगेपन के नकाब में कई बार छिपा ले जाता है। इस बीच भारत ने यूएन में भी पाकिस्तान की न सिर्फ पोल खोल दी बल्कि आतंकवाद के मसले पर उसे दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने खुल्लम खुल्ला कहा है कि आतंकियों का सरपरस्त है पाकिस्तान। क्या कुछ हुआ है बताएंगे आपको। दूसरी खबर बांग्लादेश में बढ़ती अस्थिरता की है। अब यहाँ यूनुस के तख्ता पलट की अटकलें तेज हैं। सरकार और सेना आमने सामने आ गई। हालात ऐसे हो गए कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर चलता दिखाई दे रहा है और अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने अपने इस्तीफे का इशारा दे दिया है। लेकिन ये इस्तीफा है या तख्ता पलट, बड़ा सवाल यही है। तो क्या 9 महीने बाद फिर उसी दोराहे पर खड़ा हो गया है बांग्लादेश? पूरी जानकारी इस खबर पर आपको देंगे। तीसरी खबर इंदौर से है और ये खबर हर माँ बाप के लिए जरूरी है। आंखों में हजारों सपने लेकर और भारत के लिए ओलंपिक मेडल लाने का सपना लेकर मध्य प्रदेश के इंदौर में जो लड़कियां ड्रीम ओलंपिक शूटिंग एकेडमी में तैयारी करने जाती थी, वहां जिहादी सोच वाला शूटिंग कोच मोहसिन खान उनके सपनों के साथ खिलवाड़ तो कर ही रहा था, साथ ही अपनी गंदी हरकतों का शिकार भी बना रहा था। शूटिंग एकेडमी चलाने वाले जिहादी कोच ने करीब 100 लड़कियों को अपना शिकार बनाया है। इस पर भी बड़ा खुलासा करेंगे। और आखिर में बात होगी देश में फिर से बढ़ते कोविड-19 केसेस की, क्योंकि अब फिर से डराने लगा है कोरोना। दिल्ली, हरियाणा, केरल और कर्नाटक में नए केसेस सामने आ गए हैं। नया वेरिएंट आने से लोगों में दहशत है। एडवाइजरी जारी हो चुकी है। बताएंगे आपको क्या सावधानियां बरतें। लेकिन चलिए सबसे पहले बात पाकिस्तान पर भारत के प्रचंड प्रहार की करने वाले, क्योंकि भारत ने सोच लिया है कि अब हर मोर्चे पर पाकिस्तान को पस्त और ध्वस्त करके ही मानेंगे। सबसे पहले बात इसी की। जो कोई ऐसा हमला करने के लिए सोच रहे हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि वो बहुत महंगा पड़ेगा उनको, और ये हम करके दिखाए हैं। भारत ने करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। माहौल पूरे दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ होगा और आतंकवादी राष्ट्र बनाने की तरफ जो है वो अग्रसर होगा। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान अस्थिरता फैलाता रहा है, इसका जो सच है वो लोगों के सामने, दुनिया के सामने में रखा जाए। अब घर में घुस के मारेंगे, अब बैठ करके तो हम देखेंगे नहीं। ये मैसेज तो बड़ा लाउड एंड क्लियर सरकार ने दे दिया। भारत पाकिस्तान को हर मोर्चे पर मात दे रहा है। इससे पहले हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में अंदर घुसकर मारा, घर में घुसकर मारा, सीने पर प्रहार किया और बता दिया कि भारत अगर सोचे तो क्या नहीं कर सकता है। और अब तैयारी वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को एक्सपोज करने की। और यही वजह है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन पूरी दुनिया में पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खोल रहा है, सच्चाई बता रहा है, सबूतों के साथ बता रहा है। इस बीच यूएनएससी में जो पाकिस्तान ने कोशिश की थी उसे भी हमने डीरेल कर दिया है और एक तरह से बड़ी तैयारी भारत ने करके बता दिया है कि जो संधि को लेकर रोना चल रहा है ना, पानी को लेकर, वो भी उसकी भी सुनवाई नहीं होने वाली। चाहे आप किसी देश के सामने जाकर अपना रोना रोते रहे, भारत अपने स्टैंड पर कायम है और कायम रहेगा,
क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। क्योंकि एस जयशंकर ने आपको बताएं कि क्लियर इंडिकेशन दे दिया। इस बीच पाकिस्तान ने एक और कोशिश की, हमारी नकल करने की भी कोशिश की है, वो भी बताएंगे। लेकिन पहले एस जयशंकर ने क्या क्लियर मैसेज दिया है वो आपके लिए जरूरी हो जाता है जानना, क्योंकि क्लियरली एस जयशंकर ने बता दिया है कि भारत बिल्कुल अपने डिसीजन पर अड़ा रहने वाला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी से यह सीधा साफ संदेश दे दिया है। क्या कहा है? पाकिस्तान की परमाणु धमकी पर विदेश मंत्री ने दो टूक खरी खरी सुना दी है। परमाणु ब्लैकमेल के आगे कभी भारत नहीं झुकेगा, ये कहा है एस जयशंकर ने। और ये बात प्रधानमंत्री ने भी कही थी, अगर आपको याद हो। भारत आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, यह भी क्लियरली कहा है। पाकिस्तान के साथ सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत संभव है, यानी कोई और देश सोचे कि वो इंटरवीन करेगा, मध्यस्थता करेगा, तो भारत ऐसा होने नहीं देगा। मध्यस्थता पर देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये भारत ने जर्मनी से कह दिया है। तो आप समझिए कि अलग अलग जगहों से हम ये क्लियरली बता रहे हैं, बार बार पाकिस्तान को चेता रहे हैं कि भाई बात करनी है तो सीधी बात करो, हमसे बात करो, किसी तीसरे को लेकर आओगे कोई बात नहीं सुनेंगे हम। एस जयशंकर ने कैसे ये उद्घोष क्लियरली दिया है, पाकिस्तान तक कैसे मैसेजिंग गई है, सुनवा रहे हैं आपको। India has zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. And India will deal with Pakistan purely bilaterally. There should be no confusion in any quarter in that regard. क्योंकि जर्मनी पहुंचे थे एस जयशंकर, वहां से उन्होंने उद्घोष दिया। ऐसे में जर्मनी ने भी भारत का साथ दिया। क्या कहा है? आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है जर्मनी। जर्मनी के विदेश मंत्री ने जयशंकर से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान जर्मनी ने पहलगाम हमले की निंदा की है। आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन भी किया है। भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत का भी जर्मनी ने समर्थन किया है और कहा है कि दोनों देशों को आपसी बातचीत से ही इस मसले को सुलझाना चाहिए। जर्मनी ये क्लियर कह रहा है और भारत का एक तरह से रुख लेता दिखाई दे रहा है। सुनिए क्या कहा है वहां के विदेश मंत्री ने। Germany will support any fight against terrorism. I've just highlighted that. This is our position, and terrorism must never have a place in the world, nowhere. And this is why we will support everyone who fights and has to fight terrorism. And we very much appreciate that a ceasefire has been reached, and we hope that there will be a solution. देखिए, सिंधु जल संधि पर भी एक फर्जी नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, जिसको लेकर भारत ने कड़ा रुख अपनाया। एक तरह से यूएनएससी में क्लास लगा दी। हुआ क्या जान लीजिए। वैश्विक मंच पर भारत को बेनकाब कर दिया, यहां पर पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया भारत ने, और भारत ने यूएनएससी में पाकिस्तान की पोल खोली है। आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है। सिंधु जल संधि पर गलत सूचना को लेकर कड़ी आलोचना की है। सिंधु जल समझौता तोड़ने के लिए भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। 3 युद्ध और आतंकवादी हमले करके संधि का उल्लंघन किया गया, भारत ने यह क्लियर कहा और इसी के तहत विरोध भी दर्ज कराया। तो आपको बताएं, एक तरह से यूएनएससी में एक एक मुद्दे पर जहां जहां विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई, वहां वहां पाकिस्तान को आईना भी दिखाया गया और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज भी किया गया। रिपोर्ट इसी से जुड़ी दिखा रहे हैं आपको। एक कहावत है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, और यही कहावत इस समय आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान पर फिट बैठ रही है। क्योंकि बार बार कई मंचों पर भारत के हाथों पिटने के बाद भी आतंकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने 11 एयरबेस तबाह कर पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ दी, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान से गीदड़ भभकी का दौर जारी है। इसी बीच भारत ने अब यूएनएससी में भी पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी। दुनिया भर में भारत के खिलाफ फॉल्स नैरेटिव फैलाने वाले पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान ही आतंकियों की फैक्ट्री है। इसी की जमीन पर आतंकियों की नर्सरी लगाई जाती है। यहीं से पनप कर ये आतंकी भारत के नागरिकों को निशाना बनाते हैं। यूएनएससी में भारतीय राजनयिक ने साफ कर दिया है कि जिस देश में नागरिक और आतंकी में कोई अंतर नहीं, उसे नागरिक सुरक्षा पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। Pakistan has repeatedly used a civilian cover to advance the cause of terrorism. We just recently saw senior government, police and military officials pay respects at the funeral of noted terrorists targeted by Operation Sindoor. A nation that makes no distinction between terrorists and civilians has no credentials to speak about protecting civilians. भारत ने पाकिस्तान
को दुनिया के सामने एक्सपोज करते हुए कहा कि भारत की कार्रवाई आतंक के खिलाफ थी, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हीं आतंकियों की मौत का बदला भारत के नागरिक क्षेत्रों पर हमला करके लिया, जिसने आतंकवाद और पाकिस्तान के रिश्तों की पोल खोल कर रख दी है। The Pakistani army deliberately shelled our border villages, killing more than 20 civilians and injuring more than 80. There was intentional targeting of places of worship, including gurudwaras, temples and convents, as well as medical facilities. पाकिस्तान से सिंधु जल संधि को लेकर फैलाए जा रहे फॉल्स नैरेटिव पर भी भारत ने यूएनएससी में करारा जवाब दिया। To expose the disinformation of Pakistan. First, India entered into the Indus Water Treaty 65 years ago in good faith. The preamble of the treaty describes that the treaty was concluded in a spirit of goodwill and friendship. Throughout the 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. In the last 4 decades, more than 20,000 Indian lives have been lost. पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति तो है ही, और अब पाकिस्तान के खिलाफ भारत के रुख ने एकदम साफ कर दिया है कि अगर अब गलती की तो हालात भीख मांगने लायक भी नहीं रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर मिली जहां आपको बताएं, सिंधु जल संधि पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बड़ा बयान आ गया है। पाकिस्तान ने नियमों का पालन नहीं किया है। एमईए ये कह रही है सिंधु जल संधि पर भारत का फैसला बरकरार रहने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लियर कर दिया है। संसदीय समिति को विदेश सचिव ने ये जानकारी दे दी है। तो सिंधु जल समझौते को लेकर विदेश सचिव का ये बयान आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जल संधि का क्योंकि उल्लंघन किया गया, जो नियम थे उनका पालन पाकिस्तान की तरफ से नहीं किया गया है। ऐसे में भारत भी बाध्य नहीं है इन चीजों को मानने के लिए। सिंधु जल संधि पर भारत का फैसला बरकरार रहने वाला है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अलग अलग मौकों पर हमने कैसे पाकिस्तान को एक्सपोज तो कर दिया। अब हमारी तैयारी बढ़ी, हमने डेलीगेशन भेजा है सच्चाई एक्सपोज करने के लिए, और अब आर्थिक स्ट्राइक की भी तैयारी। कैसे ये तैयारी है जान लीजिए। पाकिस्तान पर बड़ी तैयारी कर रहा है भारत, आर्थिक स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल कराने की कोशिशें अब हमने तेज कर दी हैं। जून में होने वाली FATF की बैठक में मुद्दा भारत उठाएगा और पाकिस्तान में पनप रहे आतंकियों का हवाला भारत की तरफ से दिया जाएगा। बताया जाएगा कि कैसे लगातार आतंक का पालन पोषण पाकिस्तान कर रहा है। भारत पाकिस्तान आतंकवाद को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। पाकिस्तान ये भारत बताएगा। आतंकवाद पर रोक के लिए ग्रे लिस्ट में डालना जरूरी है, ये दलील भी भारत की तरफ से दी जाएगी। और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के साथ बातचीत शुरू कर दी है ताकि जून में जो FATF की बैठक हो उसमें भारत के पक्ष को और मजबूती मिले। आप समझिए कि एक बड़े पर्सपेक्टिव में जो हमारा डेलीगेशन गए हैं, अलग अलग डेलीगेशन गए हैं, वो इसीलिए विदेश गए क्योंकि हम एक अलग पर्सपेक्टिव में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। हमारी तैयारी बढ़ी और FATF की अगर ग्रे लिस्ट में डालना है तो उसको लेकर पहले बाकी देशों को भी बताना होगा कि पाकिस्तान में कैसे आतंक की जड़ें लगातार गहरी हैं। लेकिन आपको बताते हैं अब जब हम कोशिश करेंगे तो इसका असर क्या होगा। जब FATF में हम अपनी बात रखेंगे तो असर क्या होगा जान लीजिए। विदेश से मिलने वाली जो आर्थिक मदद है पाकिस्तान के लिए वो बंद हो सकती है। आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेना इनकी मजबूरी हो जाएगी, इस तरह का दबाव बनेगा। IMF और विश्व बैंक से लोन लेने के लिए भी इनकी मुश्किल होगी क्योंकि इनके लिए तो पैसा ही सबसे बड़ी चीज है, लगातार जाकर पैसा मांगते रहते हैं। जोखिम की वजह से विदेशी निवेशकों की दूरी भी पाकिस्तान से बढ़ जाएगी और ऐसे में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो पहले ही यहाँ पर खराब है उस पर और गहरा असर पड़ेगा। तो जो अभी तस्वीर आप देख रहे हैं शहबाज शरीफ की, इसी तरह की तस्वीर पाकिस्तान की फिर से सामने आ सकती है और शहबाज शरीफ की हालत भी ऐसी ही हो सकती है। डेलीगेशन निकल चुका है अलग अलग देशों में पाकिस्तान को एक्सपोज करने, और जो बड़ी बातें निकलकर सामने आएंगी उससे पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की किरकिरी तो होगी ही। जो भीख मांगने निकलते थे शहबाज शरीफ, उस भीख के पैसे से भी उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान पर आर्थिक और घर में घुसकर स्ट्राइक के बाद भारत अब उसे एक्सपोज करने के लिए भी तैयार है। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान अब धीरे धीरे बेनकाब हो रहा है।
मिडिल ईस्ट हो या अमेरिका, भारत का प्रतिनिधिमंडल सबूतों के साथ पाकिस्तान को घेर रहा है। सालों से भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने वाले पाकिस्तान को इस बार भारत छोड़ने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि इन आतंकी हमलों का लगातार जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान के घर में घुसकर प्रहार किया जा रहा है। पाकिस्तान को पानी के लिए मोहताज किया जा रहा है। आर्थिक स्ट्राइक की जा रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत है पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चूर चूर कर देने की, जिसके लिए भारत की टीम पुख्ता सबूतों के साथ रवाना हो रही है। इस प्रतिनिधिमंडल के जरिए भारत दुनिया को बता देना चाहता है कि वो पाकिस्तान ही है जो इंसानियत का दुश्मन है। वो पाकिस्तान ही है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। वो पाकिस्तान ही है जिसने पहलगाम में आतंकी हमला कराया। वो पाकिस्तान ही है जिस पर किसी देश को कोई रहम नहीं करना चाहिए। और अब यही बात दुनिया के सामने रखने के लिए 2 भारतीय प्रतिनिधिमंडल विदेश रवाना हो गए हैं, जिसमें शामिल है बैजंत पांडा के नेतृत्व वाली टीम जो सऊदी रवाना हुई है और शशि थरूर के नेतृत्व वाली टीम जो अमेरिका रवाना हुई है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो न्यू नॉर्मल सेट किया है पिछले दशक में, यह है कि आतंकवाद के लिए हमारा जीरो टॉलरेंस है। ये नया भारत है, ये जरूर हम रेस्पॉन्स देंगे और जो कोई ऐसा हमला करने के लिए सोच रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो बहुत महंगा पड़ेगा उनको, और ये हम करके दिखाए हैं। भारत ने करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। सरकार ने तो उनकी पोजीशन काफी स्पष्ट किए हैं। हमारे स्पोक्समैन मिनिस्ट्री के और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। ये तर्क करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम समझाने के लिए जा रहे हैं, लोगों से मिलने के लिए, और हमारे जो भी हमने सह लिया है कुछ सालों से इसके बारे में बोलने के लिए। मिडिल ईस्ट रवाना हुए डेलीगेशन में AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं, जो मुस्लिम देशों को बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान आतंकियों की फैक्ट्री बनकर नापाक साजिश रच रहा है। पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है, और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। तो इन्हीं चीजों को हम इन 4 कंट्रीज में जाएंगे, उनके सामने रखेंगे। साफ है कि भारत अब किसी मोर्चे पर पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहता। यही वजह है कि दुनिया के अलग अलग देशों में भारत के सांसदों को सबूतों के साथ भेजा जा रहा है, जिससे पूरी दुनिया को पता चल सके कि पाकिस्तान ही आतंकियों का पनाहगार है, जिसका सही इलाज ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक्शन से ही हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, गुजरात के कच्छ में पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किया गया है। गुजरात ATF के जासूस सहदेव, पाकिस्तानी जासूस अदिति के संपर्क में था सहदेव। अदिति के कहने पर BSF नेवी की जानकारी इसकी तरफ से दी गई थी। जानकारी देने पर सहदेव को 40,000 रुपए मिले थे। जासूस सहदेव सिंह गोहिल को कच्छ से अहमदाबाद लाया गया है। तो लगातार आपको बताएं, देश के अंदर जो गद्दार छिपे हैं उन्हें भी ट्रैक डाउन किया जा रहा है। और ये एक और शख्स जो कि पकड़ा गया है, सहदेव इसका नाम बताया जा रहा है। इसने BSF और नेवी की जानकारियां साझा की है, जिसके लिए 40,000 रुपए भी इसे दिए गए। इस बीच आपको बताएं कि जैसे ही भारत ने अपना डेलीगेशन भेजा, पाकिस्तान फिर से नकल करने पर उतर आया। पहले भी नकल करता रहा है और अब भी वही कोशिश की जा रही है। कैसे नकल उतार रहा है जान लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पोल खुलने से पाकिस्तान में बौखलाहट है और भारतीय डेलीगेशन की नकल करने में अब शहबाज शरीफ जुटे हुए हैं। मित्र देशों की यात्रा पर शहबाज शरीफ निकलने वाले हैं। कटोरा लेकर मदद की भीख मांगेंगे पाकिस्तानी PM। कहां जाने वाले जान लीजिए। तुर्की जाएंगे, ईरान जाएंगे, अजरबैजान, तजाकिस्तान का दौरा करेंगे। पहले भी भारत की नकल करते हुए पाकिस्तान ने टीम बनाई थी और बिलावल भुट्टो को इसकी कमान सौंपी थी, इसका नेतृत्व सौंपा था कि ये टीम जाएगी और बताएगी कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे फेल हुआ है। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि जिस तरह के हालात बने, उससे खुद पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। सबको पता चल गया कि ऑपरेशन सिंदूर भी खानी पड़ी है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें। बलूचिस्तान में पत्रकार अब्दुल लतीफ की हत्या कर दी गई है। अवारन क्षेत्र में पत्रकार की गोली मारकर हत्या की गई है। पाकिस्तानी सैनिकों पर पत्रकार की हत्या का आरोप लगा है। पाकिस्तानी आर्मी की सच्चाई दिखाने पर मर्डर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बलूचिस्तान में हत्या की गई है अवारन क्षेत्र में।
और ये एक पत्रकार थे जो वहां की सच्चाई दिखा रहे थे, क्योंकि बलूचिस्तान अलग होना चाहता है पाकिस्तान से। बलूचिस्तान में लगातार स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, आवाज बुलंद की जा रही है। ऐसे में पाकिस्तानी आर्मी की सच्चाई दिखाने पर उन्हें मौत के घाट उतारा गया, ये जानकारी मिल रही है। तो बलूचिस्तान का हम जिक्र करें कि वहां कैसे एक पत्रकार को मौत के घाट उतारा गया। क्या हालात हैं बलूचिस्तान में, जरा ये देख लीजिए, समझ लीजिए। आपको बताते हैं, बलूचिस्तान में आजादी की मांग की जा रही है और इसको लेकर लगातार आवाज बुलंद की जा रही है। वहीं पाकिस्तान के कैसे टुकड़े हो गए, देखिए, पश्तूनिस्तान की भी मांग चल रही है पाकिस्तान में। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी है, वहां भी गुस्सा दिखाई दे रहा। तो ये तीन हिस्से तो आप देख रहे हैं। वहीं पीओके की बात करें तो वहां भी आजादी की बात कही जा रही है। तो पाकिस्तान में हालात बहुत खराब है। आजादी की लड़ाई लड़ने की बात कही जा रही, कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान से हम निजात चाहते हैं। ऐसे बहुत से हिस्से पाकिस्तान के ही जो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बना नहीं रहना चाहते। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जरा डिटेल में आपको समझाते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कैसे बलूचिस्तान में आजादी की लड़ाई चल रही। पहले बलूचिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबादी वाला ये प्रांत है और यहाँ पर दशकों से पाकिस्तान से स्वतंत्रता की मांग चल रही है। बीएलए और बलूच राजी अजोही सगार संगठन यहाँ पर सक्रिय हैं। 2020 में इनके हमले में काफी तेजी आ गई थी। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई पर अत्याचार का बलूचिस्तान के लोग आरोप लगाते रहे। दूसरी जो मांग है सिंधु देश की है। सिंध प्रांत में भी जोरों पर अलग देश बनाने की मांग चल रही है। सिंधु देश रिवॉल्यूशनरी आर्मी और जीएस सिंध कौमी महाज की मांग की संगठन कर रहे हैं ये कि आजाद सिंधु देश यहां पर होना चाहिए, ये मांग रख रहे हैं। 2020 में इन संगठनों पर प्रतिबंध लगा था। 2025 में आंदोलन ने फिर से जोर पकड़ लिया है और मांग फिर से तेज हो गई है। तीसरा जो अलग देश बनाने की मांग है वो है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की। आजादी की मांग यहां पर चल रही है। अफगान सीमा से वहां पर मांग उठी और पश्तून समाज के लोग डुरन लाइन को नहीं मानते। वो कहते हैं कि डुरन लाइन नहीं एग्जिस्ट करती उनके लिए। खैबर पख्तूनख्वा में आजादी की मांग यहाँ पर तेज होती दिखाई दे रही है और यहाँ भी टीटीपी और इस्लामिक स्टेट खुरासान सक्रिय है। कई इलाकों में विद्रोही गुट जो हैं वो सशस्त्र लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी मांग उठा रहे हैं। पीओके की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की, यहाँ भी पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज्यादा नाराजगी है। कई गुट चीन के सीपीईसी का विरोध करते रहे हैं और पाकिस्तान से छुटकारे की मांग अब ये विरोधी गुट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में हालात कैसे हैं ये आप समझ रहे हैं। क्या अब पाकिस्तान खंड खंड होने वाला है, क्योंकि आपको बताएं बलोच नेता तो खुलकर ये बात कह रहे हैं कि जबरन कब्जा किया गया है। सुनिए बलोच नेताओं को। जी, असली वजह हमारे ऊपर जबरी कब्जा जो पाकिस्तान ने किया, वजह तो वही है। हमारा पाकिस्तान के साथ ना हमारा दीन एक, ना हमारा कल्चर एक, ना हमारा खाना एक, ना हमारा डीएनए एक। जोर से कब्जा करके हमको पाकिस्तानी बना दिया, जो एक पाकिस्तानी जैसा चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो तो मतलब एक कहते हैं, तारिक फतेह साहब कहते हैं एक्रोनिम। तो हम इंसान से, अपने कौम और कबीले से हट के, अपने हिस्ट्री से हट के अपने को एक्रोनिम के साथ एसोसिएट करें, वो तो अपने आप का हम तौहीन कर रहे हैं। तो असली रीजन यही है। जी देखिए, ऑपरेशन सिंदूर मैं उसको बहुत खुशाइन समझता हूँ। अफसोस से कहना पड़ता है कि इतने मजलूम लोगों के जान गए कश्मीर में, उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ। अपने टेरर एसेट्स पहले रखे हुए हैं, पाले हुए हैं, जो हाफिज सईद हो या लश्कर तैयबा हो, किसी नाम से उनके सबसे बड़े टेरर एसेट तो नापाकी फौज है जो वर्दी पहन के। मुल्ला मुनीर सबसे बड़ा एसेट है। तो बिल्कुल इंडिया को इन एसेट्स को टारगेट करना चाहिए। और इस मुद्दे में जैसे अमेरिका ने 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर अपनाया, ऑपरेशन सिंदूर भी ऐसा हो जैसे वॉर ऑन टेरर अमेरिका ने किया। टोटल इसका कोई बाउंड्री ना हो, इसका कोई टाइम लिमिट, टाइम फ्रेम ना हो। जब तक आपने अपने वो ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं किए, ऑपरेशन सिंदूर को नहीं रोकना है। और एक ऑब्जेक्टिव बलूचिस्तान का निजात भी आपके ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा होना चाहिए। हमारा अपील हिंदुस्तान से यही है। ऐसे में बीएलए ने आपको बताएं भारत से बड़ी अपील कर दी है, जो लगातार विरोध कर रहा है, बलूचिस्तान के लिए आवाज बुलंद कर रहा है। क्या अपील की आप जान लीजिए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नेता
भारत से अपील कर रहे हैं। बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए स्ट्राइक की मांग वो भारत से कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को बलूचिस्तान में चलाने की वो अपील करते दिखाई दे रहे हैं। बलूचिस्तान से पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ने की मांग BLA की तरफ से की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लगातार जारी रखने की बात भी वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रखिए और हमें इनसे आजादी दिलाइए। और इसके अलावा आपको बताएं, कई बलूच नेता जो ये बात कह रहे हैं कि उन्हें आजादी चाहिए और उन्हें भारत की मदद चाहिए। एक और ऐसे बलोच नेता हैं जिनका ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, देखिए, जिन्होंने बाकायदा पत्र लिखने की बात कही है, प्रधानमंत्री को टैग किया, नरेंद्र मोदी को। डॉक्टर ताराचंद है बलोच नेता और उन्होंने ये पोस्ट करके लिखा है कि अब वो वक्त आ गया है जब बलूचिस्तान को आजाद किया जाए और पाकिस्तान के पंजे से छुड़ाया जाए। इसको लेकर अपील की जा रही है। इस पोस्ट में डॉक्टर ताराचंद जो बलोच नेता है वो क्या कह रहे हैं, चलिए जरा डिटेल में आपको बता देते हैं उनकी तरफ से क्या अपील की गई है इस पोस्ट के जरिए। बलोच अमेरिकी कांग्रेस अध्यक्ष ने PM मोदी को पत्र लिखा है और कहा है कि नैतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन दें। इसका अनुरोध वो करते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय नेतृत्व को संवेदनशीलता के लिए आभार भी जता रहे हैं और PM के भाषण में बलूचिस्तान का उल्लेख जो हुआ उसको नैतिक समर्थन की संज्ञा ये दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जिससे दुनिया भर के एक तरह से बलोचों में आशा की किरण जग गई है। वैश्विक मंच पर बलूचिस्तान की आवाज उठाने की भारत से वो अपील कर रहे हैं कि वैश्विक मंच पर उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ी जाए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर ले। आपको बताएं, उत्तर प्रदेश के बरेली से 2 नागरिकों को पकड़ा गया। संदिग्ध ये बताए जा रहे हैं 2 समर्थक हैं, दरअसल पाकिस्तान के, जो पकड़े गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं यूपी के बरेली से। इन दोनों को पकड़ा गया है और ये पाकिस्तान की बोली बोल रहे थे, ऐसे में इन्हें पकड़ा गया। तस्वीर आप देख रहे हैं, इरफान और वाजिद इनका नाम बताया जा रहा है। माफी मांगने को मजबूर हो गए हैं। ये तस्वीर हमने आपको दिखाई। एक और बड़ी खबर, असम में 3 और पाकिस्तानी समर्थक गिरफ्तार किए गए हैं। ये जानकारी मिल रही है, असम में भी कार्रवाई हुई है। 3 और पाकिस्तानी समर्थक पकड़े गए। तो उत्तर प्रदेश में 2 और असम में 3 पाकिस्तानी समर्थक पकड़े गए। अब तक 76 पाकिस्तानी समर्थकों की गिरफ्तारी असम में हो चुकी है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये पूरी जानकारी दी है कि कैसे 76 अब तक पकड़े गए हैं और असम के अलग अलग जिलों से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं क्योंकि अब बात बांग्लादेश की कर रहे हैं। पाकिस्तान की तर्ज पर ही बांग्लादेश उसी रास्ते पर जाता आगे दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश में फिर से कैसे राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो गया है, चलिए जल्दी से अब आपको ये बताते हैं। ये जानकारी आपके लिए अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि पहले हमारा एक पड़ोसी कहीं ना कहीं परेशान था और अब दूसरा पड़ोसी यहाँ परेशान होता दिखाई दे रहा है। वहां पर भी हालात खराब होते दिख रहे हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, चलिए जल्दी से आपको बताते हैं। 9 महीने पहले आपको याद होगा कैसे शेख हसीना भारत आ गई थी और किस तरह का दौर वहां पाकिस्तान में चला था, और अब वही हालत फिर से बांग्लादेश की होती दिखाई दे रही है। शेख हसीना वहां से आई, 9 महीने पहले हिंसा भड़की, सड़कों पर लोग यहां पर हिंसा करते दिखाई दिए, हिंदुओं को टारगेट करते दिखाई दिया और उस समय इन कट्टरपंथियों ने आगे बढ़ाया था मोहम्मद यूनुस को। उन्होंने सत्ता संभाली लेकिन अस्थिरता का दौर एक बार फिर से यहां पर खड़ा होता दिखाई दे रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, चलिए जल्दी से जानकारी आपको दे देते हैं कि खबर क्या है। खबर जान लीजिए, खबर क्या है अब आपको बताते हैं। क्योंकि बांग्लादेश में हालात बदल गए और इस कदर बदले हैं कि अब फिर से लग रहा है कि सत्ता बदलने वाली है। तो क्या इस्तीफा होगा या तख्ता पलट हो क्या रहा है बांग्लादेश में, जान लीजिए। बांग्लादेश में सरकार सेना के बीच तकरार बढ़ गई है। किसी भी वक्त बताया जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस इस्तीफा दे सकते हैं। आर्मी चीफ ने यूनुस की सरकार को अवैध बता दिया है। आर्मी चीफ ने दिसंबर तक चुनाव कराने की मांग भी रख दी है। बांग्लादेशी आर्मी चीफ का यूनुस सरकार पर यह आरोप है कि सीमा जैसे मसलों पर यूनुस सरकार मनमानी कर रही है। यूनुस पर सेना की राय नहीं लेने का आरोप भी आर्मी चीफ लगा रहे हैं और कह रहे हैं सीधे सीधे कि इस पूरे मामले में अब बदलाव होना चाहिए, ये उनकी तरफ से कह दिया गया है। लेकिन जरा आपको बताते हैं कि क्या हालात बांग्लादेश में अब पूरी तरह से बदलने वाले हैं, क्या ये क्यों खड़ी हो गई ये स्थिति, आपको बताते हैं। क्योंकि एक कॉरिडोर को लेकर ये पूरा मसला यहाँ पर खड़ा हुआ है। क्या मसला है, चलिए फटाफट से आपको बता देते हैं कि पूरा मसला क्या है। दरअसल एक कॉरिडोर को लेकर ये खींचतान का दौर चल रहा है। कैसे खींचतान तेज हुई है समझिए। बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा गया, ये हम वो सीमा भी आपको यहाँ दिखा रहे हैं और इसी प्रस्ताव को लेकर खींचतान का दौर शुरू हुआ है। यूनुस के विदेशी मामलों के सलाहकार की तरफ से एक तरफा घोषणा कर दी गई है और बांग्लादेश को म्यांमार से सीधे राखिन कॉरिडोर के जरिए, ग्राफिक्स बदलिएगा शर्मा जी, आपको बता रहे हैं कि ग्राफिक्स बदलिए जरा सा,
राखिन कॉरिडोर के जरिए जोड़ने की कोशिश हो रही है और म्यांमार में मौजूद रोहिंग्याओं को मदद पहुंचाना इनका मकसद है। इनका मकसद यही है कि मदद पहुंचाई जाए। मानवीय गलियारा नाम देकर रोहिंग्याओं को बढ़ावा देना चाहते हैं, ये कहा जा रहा है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कॉरिडोर पर कड़ी आपत्ति जता दी है। गलियारा खुलने से सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ की आशंका जाहिर की जा रही है और बांग्लादेश में आतंकी गतिविधियों के बढ़ने का भी ऐसे में खतरा खड़ा हो गया है। यूनिस की चटगांव से राखिन तक कॉरिडोर बनाने की योजना है और इसी कॉरिडोर को लेकर यह स्थिति खड़ी हो गई है। इसी तरह से हालात बन गए हैं और इस बीच बांग्लादेश से ही बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें। जहां आपको बताएं बांग्लादेश में इमरजेंसी बैठक बुला दी गई है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं, मोहम्मद यूनुस ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। तो अब देखिए हालात बहुत तेजी से बांग्लादेश में बदल रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है बांग्लादेश में, क्योंकि अभी हालात ऐसे हैं कि अचानक ही इस्तीफा भी हो सकता है। ऐसे में सलाहकार परिषद की आपात बैठक बुलाई गई है। यह आपात बैठक इसलिए बुलाई गई है क्योंकि क्या हालात बदलने वाले हैं, इसको लेकर प्रश्न है। और चलिए, सेना और यूनिस प्रशासन के बीच टकराव जो चल रहा है, उस बीच ये बैठक चल रही है और 4 तस्वीरों के जरिए जरा पूरी कहानी आपको बता देते हैं बांग्लादेश की। सेना और सरकार के बीच आप देख रहे हैं तनाव का माहौल है। कॉरिडोर को लेकर ये तनाव शुरू हुआ है और वकार जमा कह रहे हैं कि या तो छोड़ें या तो कॉरिडोर बंद करें। विदेश नीति पर यूनिस सरकार पूरी तरह से फेल दिखाई दी है क्योंकि इस सरकार ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे बेहतरी आती। हिंदुओं के खिलाफ कैसे हिंसा हुई है, ये तस्वीरें तो लगातार सामने आती रही हैं बांग्लादेश से। और ऐसे में बीएनपी का राजनीतिक विरोध भी चल रहा है। खालिदा जिया भी यहाँ पर उठती दिखाई दे रही हैं। तो आप समझिए कि अब यूनिस के लिए राह आसान नहीं रहने वाली है, ये समझ में आ रहा है पूरी तरह से। आपको बताएं कट्टरपंथी अब क्योंकि एक्टिव हो गए हैं, तो जिन कट्टरपंथियों ने कुर्सी पर चढ़ाया था, क्या अब वही कट्टरपंथी कुर्सी पर बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं? हो क्या रहा आपको बताते हैं, समझिए। दिसंबर तक आपको बताएं बांग्लादेश में चुनाव कराए जाने की बात सीधे सीधे वकार जमा ने कह दी है। सैन्य मामलों में दखल ना दे यूनिस सरकार, ये भी नसीहत दे दी गई है। कॉरिडोर का, राखिन कॉरिडोर का प्रस्ताव रद्द किया जाए, ये भी कह रहे हैं आर्मी चीफ। और चुनी हुई सरकार कॉरिडोर का फैसला करे अब आगे। विदेशी को कॉरिडोर का आवंटन ना हो, ये भी वकार जमा कह रहे हैं। तो आर्मी चीफ ने ये बात कही है जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं खींचतान की स्थिति बन गई है। अस्थिरता का दौर शुरू हो गया। लग रहा है कि बांग्लादेश फिर से उसी दोराहे पर खड़ा हो गया जहां 9 महीने पहले खड़ा था। एक्सपर्ट इसको लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए उन्हें। बांग्लादेश में इस वक्त फिर उथल पुथल हो रही है। हालात सामान्य नहीं है, लोग फिर सड़कों पे हैं। जिस समय शेख हसीना को मतलब बांग्लादेश से निकलना पड़ा था, तकरीबन वैसी ही स्थिति दोबारा है। तो अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब क्या होगा। देखिए, सेना और यूनुस जो वर्किंग प्राइम मिनिस्टर हैं या एडमिनिस्ट्रेटर हैं बांग्लादेश के, उनके बीच में फिर तनाव हो गया है। ये कई चीज़ों को लेकर है। उन्होंने मिलिट्री में कुछ अफसरों को जो इस्लामिक एजेंडा पे काम करना चाहते थे, उनको बढ़ावा देने की कोशिश करी। इसके सिवाय राखिन कॉरिडोर पे जो मतलब उनको एक वो खोलना चाहते थे म्यांमार की तरफ अमेरिका के दबाव में, उसको वकार ने जो बांग्लादेश आर्मी के चीफ हैं उस पर उनको क्रिटिसाइज किया है। साथ में इलेक्शन के ऊपर मैंने वो दे दिया अल्टीमेटम कि इस साल हर हालत में इलेक्शन कराए जाएं। ऐसे हालत में ये तकरीबन मतलब यूनुस को भी लग रहा होगा कि मैं किसी भी वक्त अरेस्ट हो जाऊंगा और मेरा हाल शायद शेख हसीना से भी बुरा हो। और इस बीच बांग्लादेश से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर रहे हैं। शाम को बीएनपी डेलीगेशन से मिलेंगे मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश में चुनाव की बात कर रही है बीएनपी। बांग्लादेश में चुनाव नहीं कराना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस और 5 साल का कार्यकाल वो पूरा करना चाहते हैं। तो वो चाह रहे हैं कि 5 साल का कार्यकाल पूरा हो, लेकिन शाम को बीएनपी डेलीगेशन से मुलाकात होगी। इस बीच अभी भी आप जान रहे हैं कि कैसे आपात बैठक चल रही है, सलाहकार परिषद की बैठक बुलाई हुई है। तो बांग्लादेश में अभी हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं और बहुत अलग तस्वीर सामने आ सकती है। शाम को बीएनपी डेलीगेशन से मुलाकात होने वाली, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश में अगले 48 घंटे बहुत क्रूशियल रहने वाले। क्या अब यूनुस इस्तीफा देंगे या अचानक ही तख्ता पलट होगा, उस तरह का दबाव बनाया जाएगा जैसे शेख हसीना पर बनाया गया था? इन तमाम सवालों का जवाब देती है रिपोर्ट, देखिए।
5 अगस्त 2024 ये वो तारीख है जिस दिन कट्टरपंथियों ने उग्र प्रदर्शन कर एक चुनी हुई सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। हालात ये हो गए थे कि वहां की प्रधानमंत्री को अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। शेख हसीना के परिवार के साथ बर्बरता तक की गई। ऐसा इसलिए क्योंकि कट्टरपंथियों को बांग्लादेश की सत्ता जो हासिल करनी थी, यही वजह है कि इन लोगों ने मुल्क में जमकर उत्पात मचाया था। घरों से लेकर सड़क तक आगजनी की थी। प्रधानमंत्री आवास को बर्बाद कर दिया था। वहां जो मिला या तो उसे तहस नहस कर दिया या फिर उसे अपने साथ ले गए। यही नहीं, जिसने भी हिंसा का विरोध किया उनके घरों को जलाकर राख कर दिया। जिसने आवाज उठाने की कोशिश की उसको जेल में डाल दिया। बांग्लादेश में शांति स्थापित करने और भ्रष्टाचार जड़ से खत्म करने के नाम पर एक ऐसा शख्स कुर्सी पर बैठा जिसे अब खुद सत्ता खोने का डर सताने लगा है। क्योंकि कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। छात्रों को आगे कर बांग्लादेश की सत्ता पर बैठे मोहम्मद यूनुस को सत्ता छोड़ने का डर सताने लगा है। यही वजह है कि वो कई पैतरे अपनाने में लगे हैं। कहीं इस्तीफा देने की धमकी देते हैं तो कहीं रोहिंग्याओं को खुश करने के लिए राखिन कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रख देते हैं। लेकिन बांग्लादेश आर्मी चीफ ने मोहम्मद यूनुस को अवैध करार देते हुए मुल्क में जल्द से जल्द चुनाव कराने का अल्टीमेटम दे दिया है, जिससे साफ लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस कुछ दिन के ही मेहमान हैं। क्योंकि सेना ही नहीं, बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियां भी चुनाव की मांग करने लगी हैं, जिनमें खालिदा जिया की बीएनपी भी शामिल है। राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर यूनुस बुरी तरह घिर चुके हैं। मतलब एक बार फिर तख्ता पलट की स्थिति दिख रही है, क्योंकि सेना और सरकार के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ही नहीं, मोहम्मद यूनुस देश में भी अपनी पकड़ बनाए रखने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो सेना इसका फायदा उठाने से बिल्कुल नहीं हिचकेगी और सही वक्त आते ही सेना यहाँ तख्ता पलट कर सकती है। इसी तख्ता पलट को रोकने के लिए मोहम्मद यूनुस और नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता नाहिद इस्लाम ने बैठक की। मतलब साफ है कि बांग्लादेश में आने वाले 48 घंटों में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसका डर मोहम्मद यूनुस को सता रहा है। इसलिए नए नए पैतरे निकालने लगे हैं, चाहे आंदोलन भड़काने की कोशिश हो या फिर तख्ता पलट रोकने के लिए कट्टरपंथियों को एक्टिव करना हो। ये आरोप यूनुस सरकार पर लग रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जिस रास्ते से बांग्लादेश की सत्ता पर बैठे थे मोहम्मद यूनुस का क्या वही हाल होगा, या फिर सेना तख्ता पलटकर पूरी ताकत अपने हाथों में ले लेगी, क्योंकि सेना गृह युद्ध की आशंका पहले ही जता चुकी है। इससे यही लगता है कि सेना मोहम्मद यूनुस को एक और मौका नहीं देने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बांग्लादेश से एक और बड़ी खबर मिल रही। बांग्लादेश सरकार के योजना सलाहकार वहीदुद्दीन का बयान आया है कि मोहम्मद यूनुस मुख्य सलाहकार के पद पर बने रहेंगे। सरकार के अन्य सलाहकार भी पदों पर बने रहेंगे। यूनुस ने पद से इस्तीफा देने की बात नहीं कही है। ये बयान इस वक्त आया है। ये बड़ी खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर कभी भी इस्तीफा हो सकता है, लेकिन इस बीच अब ये खबर आ रही है कि सलाहकार पद पर बने रहेंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं और ये खबर आप सचेत करने वाली आपके लिए जरूरी खबर है, क्योंकि जानकारी इंदौर से मिल रही है। अगर आप अपनी बच्चियों को कहीं ट्यूशन के लिए भेजते हैं, किसी एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए भेजते हैं, या आप सोचते हैं कि आपकी बच्ची आगे बढ़े, तो उस क्लास को वेरीफाई कर लीजिए, उस टीचर को वेरीफाई कर लीजिए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जरा डिटेल में आपको बता देते हैं कि इंदौर में हुआ क्या है, खबर क्या है, जान लीजिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में शूटिंग अकेडमी में छात्राओं से दुष्कर्म की कोशिश की गई है। निशानेबाजी सिखाने के नाम पर लड़कियों से रेप और छेड़छाड़ का धंधा चलाया जा रहा था। अकेडमी का कोच मोहसिन खान इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी मोहसिन खान के खिलाफ 3 FIRs इस वक्त दर्ज की गई हैं। छात्राओं और लड़कियों से ये छेड़छाड़ करता था, इसने वीडियोस बनाए थे और मोहसिन के मोबाइल में करीब 100 अश्लील वीडियोस मिले हैं इसी से जुड़े, जो बताते हैं कि कैसे उसका जिहादी प्लान एक्टिव था। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, डिटेल में आपको बताएंगे, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि मोहसिन खान के टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू लड़कियां हुआ करती थी। क्यों उन्हें टारगेट कर रहा था, क्या उसका प्लान था, चलिए अब जानकारी फटाफट आपको दे देते हैं। हुआ क्या है बताते हैं। मोहसिन खान हिंदू लड़कियों को निशाना बनाता था, हिंदू लड़कियों के साथ न्यूड वीडियो कॉलिंग किया करता था। अश्लील कॉल के लिए लड़कियों पर दबाव डालता था, उन्हें डराता था, लड़कियों से डबल मीनिंग बातें करता था और मोहसिन खान
आपको बताएं मोबाइल में उसके मोहसिन खान के मोबाइल में अश्लील वीडियोस, फोटोज, इन तमाम चीजों की भरमार मिली है। मजहब के नाम पर मानसिक दबाव डालकर ये फंसाने की कोशिश करता था, यानी धर्म परिवर्तन की भी ये कोशिश कर रहा था। क्योंकि मध्य प्रदेश का ये पूरा मामला है, ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। रूप से गंभीर मामला है। बहला फुसलाकर या दबाव बनाकर यदि बेटियों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाएगा तो यह मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे कोई इस तरह की हरकत ना कर पाए। पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया है, जो भी बेटियां पीड़ित हैं उनके बयान भी लिए हैं, और जो इस तरह के पूरे मामले में दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सख्त कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, लेकिन क्या करता था मोहसिन खान, कैसे दबाव बनाता था? एक तो धार्मिक तरीके से परिवर्तन करने की कोशिश करता था। जय श्री राम बोलने पर उसने रोक लगा रखी थी। कोई हिंदू छात्रा अगर जय श्री राम बोले तो उसे रोक लगा दी। कुरान की आयतें याद करवा रहा था छात्राओं को। वो शूटिंग सीखने गई थी या कुरान की आयतें याद करने, ये प्रश्न है। कलावा अगर कोई पहनता था, रक्षा अगर कोई हाथ में बांध लेता था तो उसे हटवा देता था। इस तरह के हालात बने थे। और ये हम नहीं कह रहे, ये पीड़िता ने खुद बताया है। खुद सुनिए कि पीड़िता कैसे खुलासा कर रही है, कैसे दबाव बनाता था, शोषण करता था। सुनिए। उनके यहाँ पे जॉब ज्वाइन करी थी एज असिस्टेंट, तो मैं उसके यहाँ पे जाती थी। उसका जो एकेडमी थी उसकी रेंज 3rd फ्लोर पे थी और वो 2nd फ्लोर पे रहता था। तो मैं जब भी जॉब पे जाती थी तो किसी ना किसी बहाने मुझे नीचे बुलाता था उसके फ्लैट पे। मतलब आप मैडम अभी बच्चे आए हुए नहीं, ऊपर आप नीचे ही बैठिए मेरे साथ, ऐसे ही कुछ बातें करते हैं ये वो। तो एक दिन मैं जब गई थी उसने मुझे नीचे बुलाया, तो उसने मुझसे पहले कुछ अश्लील बातें करी, उसके बाद मेरे को बेड टच करा। उसके बाद मैंने वहाँ से मतलब मैं घबरा के उठ गई और मैं ऊपर चली गई। फिर उसने मुझे नेक्स्ट डे फिर से बोला कि मैडम आप नीचे ही बैठिए, थोड़ी देर अभी बच्चे नहीं आए हैं। तो मैंने बोला सर मैं जॉब करने आती हूँ, मैं ऊपर रेंज में बैठूंगी, मैं आपके घर में नहीं बैठ सकती हूँ। फिर महीने भर तक उसने मुझसे यही ऐसी अश्लील बातें करना, मेरी जाति को लेके कुछ बोलना, बेड टच करना, उसने ये सब हरकतें करी। और वो मेरे सामने दूसरी लड़कियों के साथ भी ये सब करता था। पर मेरे साथ कोई लड़की एग्री नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने कुछ नहीं करा। कितने टाइम पुरानी है ये है मई 2024 की बात है। तब से लेकर आज क्यों आपने दर्ज करा? क्योंकि 2 दिन पहले मेरे पास मतलब न्यूज़ आई ना कि उसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है, तो फिर इसलिए मैंने सोचा मैं भी कर दूँ। अब करके लड़कियां सामने आ रही, अपनी आप बीती बता रही, और उम्मीद यही करेंगे कि कड़ी कार्रवाई मोहसिन खान पर हो और ऐसे टीचर से आप भी सचेत रहें। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख करें जो आपको सचेत करने के लिए जरूरी है। कोरोना की वापसी हो गई है। क्यों हम ऐसा कह रहे, बताते हैं आपको, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है JN.1 ये नया वेरिएंट अब तेजी से अलग अलग जगहों पर फैल रहा है। और अब तक आपको बताएं कोरोना के 250 प्लस केसेस अलग अलग शहरों में दर्ज हो चुके हैं। एडवाइजरी दिल्ली में क्या जारी हुई है, जल्दी से आपको बता देते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि बड़ी बात यह है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, अलग अलग शहरों में कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अपने आसपास अगर आप भी कोई ऐसे केसेस देखें तो रिपोर्ट भी करें और अपना ध्यान भी रखें। लेकिन एडवाइजरी दिल्ली में क्या जारी हुई जान लीजिए। अस्पताल की पूरी तैयारी रखने की बात कही गई है। स्टाफ को फिर से ट्रेनिंग दी जा रही है। कोरोना मामले की रोज रिपोर्ट भेजी जा रही है। हेल्थ डेटा पोर्टल पर जानकारी देने की बात कही जा रही है। जांच में लापरवाही ना हो यह भी कहा गया है। अस्पताल प्रबंधन को सैंपल जांच के लिए भेजे जाएं और अस्पताल में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। डॉक्टर्स इसको लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जल्दी। तो सिंगापुर और हांगकांग से कोविड यहां तक आया है, ये JN.1 स्ट्रेन है और इसको WHO ने शुरू में भी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा था। मतलब इस पे हमें नजर रखनी है, इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं कहा था। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी लग जाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल बोलो जुबान कैसी?